नमस्कार। दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का विषय है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं असंभाव्य त्रयी। इसका मतलब ये है कि किसी भी ओपन इकॉनमी में सरकार 3 काम एक साथ नहीं कर सकती। वो 3 काम क्या क्या है? एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी या ऑटोनॉमस मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा है फ्री कैपिटल मोबिलिटी। ये 3 काम ओपन इकॉनमी में कोई सरकार एक साथ नहीं कर सकती। ओपन इकॉनमी क्या होती है? ओपन इकॉनमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की सुविधा मिलती है। व्यापार में हम केवल गुड्स और सर्विसेज की ही बात नहीं करते, बल्कि अगर भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है तो वो यहाँ से पैसे ले जाकर अमेरिका में निवेश कर सकता है, या अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में बिजनेस करना चाहता है तो वो अमेरिका से डॉलर ले आकर भारत में बिजनेस कर सकता है। अगर इस प्रकार की छूट है तो हम कहते हैं कि इकॉनमी जो है वो ओपन है। तो ओपन इकॉनमी में ही इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी आपने इस बात पर विचार किया कि 1991 में जो $1 28-30 रुपए के आसपास था, वही डॉलर आज 82-83 रुपीस के आसपास क्यों हो गया है? इसके पीछे जो मूल कारण है वो यही है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो ये कैसे समस्या सरकारों के लिए पैदा करती है, इसके बारे में हम समझते हैं। 3 समस्याएं हमने कहा, या 3 पॉलिसी गोल्स हैं। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा है फ्री कैपिटल मोबिलिटी, फ्री कैपिटल मोबिलिटी। और तीसरा है इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं जो ओपन इकॉनमी में सरकार प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकती है। अब पहले हम एक चीज समझ लें कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि अगर $1 का रेट 50 रुपए तय हो गया है तो यही ये बना रहे। इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन इसमें इस प्रकार से आता है कि जब डॉलर की डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो उसका प्रभाव एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। जैसे मार्केट में जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे नवरात्र के दिनों में हम लोग देखते हैं कि फलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लोग व्रत रहते हैं। इसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें घट जाती हैं। जैसे आज के 2 महीने पहले जो आलू 30 रुपए किलो मिल रहा था, आज वो 10 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीजन आ गया है, नई आलू मार्केट में आ गई है। तो जब डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होता है तो कीमतें बदल जाती हैं। अगर कीमत को स्थिर रखनी है, जैसे हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, अगर $1 को 50 रुपए के बराबर ही रखना है तो डिमांड और सप्लाई में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार को आगे
आना पड़ेगा। जैसे हम मान लें कि डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। मान लो ये 60 रुपए के डॉलर हो गए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि डॉलर 60 रुपए का ना होने पाए, तो जो बढ़ी हुई डिमांड है उसी के बराबर सप्लाई डॉलर की कर दे सरकार, कीमत यहीं पर रुकी रहेगी। इसी तरह से अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर की कीमत घट जाएगी। मान लो 50 रुपए से घटकर 30 रुपए होगी। सरकार ये चाहती कि ऐसा ना होने पाए, तो जो एक्स्ट्रा डॉलर मार्केट में आया है उसे सरकार स्वयं खरीद ले इसी कीमत पर, 50 रुपए पर, तो डॉलर की कीमत घट भी नहीं पाएगी। यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा डिमांड अगर आती है तो सरकार को सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अगर एक्स्ट्रा सप्लाई आती है तो सरकार को एडिशनल डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके माध्यम से हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकते हैं या सरकार एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में मनी की मात्रा उतनी ही हो जितना रिजर्व बैंक या सरकार चाहते हैं। नोट रिजर्व बैंक के द्वारा छापी जाती है, तो जितना रिजर्व बैंक डिसाइड करे कि इकोनॉमी में इतनी ही मनी सप्लाई होनी चाहिए, उतनी ही मनी सप्लाई बनी रहे। बाहर का कोई कारक, जैसे मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो भारत में निवेश करना चाहती है, उसके निवेश के कारण मनी सप्लाई पर कोई असर ना पड़े, तो इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। यानी कि रिजर्व बैंक ने जितना डिसाइड किया है उतनी ही मनी, उतनी ही मुद्रा अर्थव्यवस्था में रहेगी। बाहरी तत्वों का या बाहरी फैक्टर्स का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी उनके कारण देश में मनी सप्लाई ना तो बढ़ने पाए और ना ही मनी सप्लाई घटने पाए। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। फिर कैपिटल मोबिलिटी की बात पहले ही हो गई कि जो सरकार है उसने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आसानी से हमारे देश के लोग दूसरे देश में, दूसरे देश के लोग हमारे देश में पैसा ले आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। अब ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कैसे काम करती है, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि अमेरिका की एक कंपनी है पेप्सी, ये $1000 लेकर भारत में आती है बिजनेस करने के लिए। अब अगर एक्सचेंज रेट 50 रुपया फिक्स है तो इस 1000 रुपए के बदले रिजर्व बैंक इस कंपनी को 50,000 रुपए दे देगा। परिणाम क्या होगा? 50,000 रुपए दे देगा। अब टोटल मनी सप्लाई होगी 1,50,000। रिजर्व बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई 1 लाख ही बनी रहे, तो अब ये जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा रिजर्व बैंक को देने पड़े हैं पेप्सी का इन्वेस्टमेंट आने के कारण, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये 50,000 रुपए वापस रिजर्व बैंक के पास आ जाएं और ये 1 लाख ही बना रह जाए। ये होगा कैसे? ये तब होगा जब ये जो डॉलर है वो सस्ता हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा डॉलर आ गए हैं। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना है तो ये जो एक्स्ट्रा डॉलर है, जो सप्लाई आई है, उतनी एक्स्ट्रा डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये डिमांड अगर तब क्रिएट होगी जब ये डॉलर जो है वो 50 से घटकर 30 हो जाएगा। डॉलर सस्ता हो जाएगा तो बहुत से लोग जो 50 रुपए में डॉलर नहीं खरीद पा रहे हैं वो खरीद लेंगे, और ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई जो है वो 1 लाख बनी रहेगी। लेकिन जब डॉलर सस्ता हुआ तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करने की पॉलिसी है वो पॉलिसी हमारी मेंटेन नहीं हो पाई और एक्सचेंज रेट में परिवर्तन हो गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ
कि फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अगर सरकार मेंटेन करती है तो फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाना संभव नहीं होगा। एक बात। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि अगर सरकार फ्री कैपिटल मोबिलिटी और फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करे तो मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। उसका यही प्रभाव पड़ेगा कि $1000 आए, डॉलर एक्स्ट्रा आ गए, तो इसके कारण एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, डॉलर सस्ता होगा। सरकार चाहती है कि वो सस्ता ना होने पाए, तो जो एक्स्ट्रा डॉलर की सप्लाई आई है सरकार खुद ही उसको खरीद ले 50 रुपए के हिसाब से। और ऐसा होने पर ये ऑब्जेक्टिव तो हमारे दोनों पूरे हो गए, लेकिन जब सरकार खुद खरीदेगी तो ये जो मनी सप्लाई है वो 1 लाख नहीं रह जाएगी बल्कि 1,50,000 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो पाया। अगर ये दोनों पूरा होते हैं तो ये नहीं पूरा होता है, अगर ये दोनों पूरे होते हैं, अगर ये दोनों पूरे होते हैं तो ये नहीं पूरा हो पाता है। अब इसके बारे में देखें, अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट फिक्स है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में जो मनी सप्लाई है वो 1 लाख से ज्यादा हो, और ना ही हम ये चाहते हैं कि डॉलर जो है वो 50 रुपए से महंगा हो या सस्ता हो। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई $1000 लेके आना चाहता है तो बात निश्चित है कि इसका प्रभाव या तो मनी सप्लाई बढ़ाने पर होगा या इसका प्रभाव डॉलर का रेट कम करने में जाएगा। दोनों काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि जो डॉलर लेके आना चाहता है सरकार उससे कह दे कि डॉलर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि फ्री कैपिटल मोबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो ये जो है सरकार के पास सामने असमंजस होता है, जिसको ट्राइलेमा भी कहा जाता है कि ये 3 स्थितियों के बीच सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये है, जैसा हमने कहा था कि कभी आपने इस बात पर विचार किया कि 1991 में जो डॉलर 28-30 रुपए के आसपास था वो आज 83 रुपए का क्यों है। इसका कारण ये है कि सरकार ओपन इकोनॉमी में ये फ्री कैपिटल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहती है, क्योंकि इसके कारण ही देश में बाहर से निवेश आता है, जिसके कारण देश में ग्रोथ रेट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और देश की विकास में तेजी आती है। इसलिए सरकार फ्री कैपिटल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहती। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी सरकार इसलिए मेंटेन करना चाहती है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अर्थव्यवस्था में कीमतों को नियंत्रित करते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं रही, इकोनॉमी में रुपया ज्यादा हो गया तो इसके कारण अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में सरकार ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो मेंटेन करना चाहती है, तो बचता कौन सा, ये वाला बच जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट का। तो इसी ऑब्जेक्टिव पर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज करती है कि ये दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं लेकिन एक्सचेंज रेट जो है फिक्स नहीं रह पाता। तो इसी कारण से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में लागू हुए उसके बाद जो डॉलर है वो महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार इसको नियंत्रित कर नहीं सकती और वस्तुतः स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्थापित भी करना नहीं चाहती। तो इसलिए ये स्थिति बनी है। अब अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का संबंध किससे है, और ऑप्शन आपके पास आ जाए, पहला ऑप्शन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, दूसरा है कैपिटल मोबिलिटी और तीसरा है
मॉनिटरी पॉलिसी और चौथा है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, इनमें से एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाए कि कौन सही है कौन नहीं। तो इसमें एक जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है उसका संबंध इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है, यानी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट से भी है, कैपिटल मोबिलिटी से है और मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी से। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी है ये वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की 60s में अलग अलग, एक अर्थशास्त्री थे फ्लेमिंग और दूसरे थे मुंडेल, उनके द्वारा इसको दिया गया था। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।